हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी 7th क्लास के मैथ्स के सारे चैप्टर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं ना, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिए हैं सो दैट एग्जाम के अंदर जब आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना होगा तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे हमारा है इंटीजर्स, तो इसके अंदर जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि आपको क्या चीज़ याद रखनी ही है। जैसे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है। इसके अलावा नीचे जैसे कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, एक बार आप रिवाइज कर लेना इसको। जैसे कि यहाँ पे क्या एडिशन प्रॉपर्टीज है इंटीजर की, तो यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। आपको लिखा होगा 3 + 5 इज इक्वल टू क्या 5 + 3 है, तो ये जो इंटीजर्स की कौन सी एडिशन प्रॉपर्टी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं इंटीजर्स की वो कौन से होता है 0। ठीक है, तो इसके अलावा क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो होती है इंटीजर्स की वो कौन सी होती है हमारी 1 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद क्या इंटीजर्स की डिवीजन का क्या रूल होता है तो सारे के सारे मैंने लिख दिए। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि a/0 किसी के नीचे भी 0 आ जाए तो वो चीज़ क्या होती है अनडिफाइंड होती है, यानी कि उसको डिफाइन नहीं किया जाता। अगर ऊपर 0, न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर में चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वहाँ पे वैल्यू 0 ही बनेगी। उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसके अंदर क्या फ्रैक्शंस की टाइप्स है। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर क्या न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 30/100, तो 30 ऊपर छोटा है, नीचे क्या है बड़ा वैल्यू है ना, तो अगर इस तरीके से फ्रैक्शन हो तो वो हमारी कौन सी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर इसके ऑपोजिट हो, ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से जो लिखी होती है जिनका क्या पूरा डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा उसके अंदर 2 ऐड करके वो ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे एज इट इज हमारा आ जाता है। उसके बाद फ्रैक्शंस के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर हमें कोई होल नंबर दिया हो उसका फ्रैक्शन निकालना, जैसे आपको कह देंगे 4/5 ऑफ 36, कुछ भी ऐसे कह देंगे, तो यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डालना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या डिवीजन कैसे होते हैं फ्रैक्शंस की, तो डिवीजन जब करते हैं तो डिवीजन का जो निशान है वो क्या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये जो आगे वाली जो चीज़ होती है उसको हमने क्या करना होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, यानी कि उल्टा लिखना। तो c/d है तो यहाँ पे क्या आ गया d/c। उसके बाद क्या रेसिप्रोकल मैंने लिख ही दिया कि a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा b/a। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग है। इसके अंदर क्या है मीन, रेंज, ये 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी होगी उन सबका सम करना है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है उनको काउंट करके उससे डिवाइड करना है। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। मोड क्या होता है, वो वाली वैल्यू जो गिवन डाटा सेट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द मोड। मीडियन क्या होता है, यहाँ पे वैसे तो मीडियन हम लोग क्या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए भी निकालते हैं, पर 7th क्लास के अंदर सिर्फ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए है। तो सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया होगा आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग में भी आप अरेंज कर सकते हो। देन जैसे अरेंज करोगे सेंटर में जो वैल्यू बचेगी वो हमारी कौन सी होती है मीडियन। ठीक है, उसके बाद बच्चों लाइंस एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको क्या जैसे इस तरीके के 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो लाइन होते हैं उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे के क्या होते हैं एक एंड पॉइंट होता है। तो इसके अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन होते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे देखो लाइन में क्या एन ई आ रहा है ना पीछे, तो एन का मतलब क्या है नो और ई का मतलब क्या है एंड पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि लाइन खुद ही बता रही है कि मेरे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। उसके अलावा लाइन सेगमेंट, इसमें क्या है हमारे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं ना, एक ईयर एक ईयर है, तो जिसके अंदर 2 वर्ड्स आ रहे हैं उसके पास 2 एंड पॉइंट है, फिर तो एक ही चीज़ बच गई रे के पास क्या होता है एक एंड पॉइंट होता है। इसको एक साइड से हम जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कोई 2 एंगल अगर उनका सम क्या 90 बन रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, और अगर किन्हीं 2 एंगल का सम 180 बन रहा है तो वो हमारे कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इस यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा एंगल है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें पता है 45 के अंदर 45 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। सो 45 अपना ही कॉम्प्लीमेंट है। सप्लीमेंट्री के अंदर कौन सा होता है 90, जो क्योंकि 90 के अंदर 90 ऐड करेंगे तो 180 बनेगा ना, तो यहाँ पे 90 आएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बस वैसे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं कि 2 एंगल्स दे रखे होंगे और पूछेंगे कि बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर सप्लीमेंट्री है। ठीक है, उसके बाद क्या लीनियर पेयर क्या होता है एंगल्स का, अगर हमारे पास क्या कोई इस तरीके से एक लाइन है और उसके ऊपर कोई भी
कि हमारी क्या है, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर रखा है कोई भी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ना वो कितने ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर सारे एंगल्स को जोड़ के अगर इस तरीके से का हाफ सर्कल कंप्लीट हो ना, तो उन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वो क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और जितने भी एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे उनका सम हमेशा कितना होता है, 180, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज जो है पैरेलल लाइंस की बाय ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एल और एम है ये दोनों लाइंस हमारी क्या पैरेलल है, और पी क्या ट्रांसवर्सल है, यानी कि इनको कट कर रही है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंड इंटीरियर एंगल जो बनते हैं ऑन द सेम साइड। जैसे कि यहाँ पे एंगल 2 एंड 5 है, और ये जो 3 एंड हमारा 8 है। तो ये क्या है, लाइंस के अंदर सेम ही साइड पे क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल है। तो इनका जो सम होता है इनका क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। और अगर हमारे पास क्या दो लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। एंड इंटीरियर एंगल सेम साइड के, उनका सम कितना होता है, 180। और अगर हमें चेक करना हो कि ये गिवन लाइंस पैरेलल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, चेक करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। अगर वो इक्वल है तो हम बोले कि लाइंस पैरेलल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस और तब भी पैरेलल है, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे बन रहे हैं उनका सम क्या है, 180 है, तो लाइंस तब भी हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर क्या एक्सटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पे ये जो एंगल 4 है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल के क्या बाहर बन रहा है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, उसके ऑपोजिट जो भी पीछे दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उनके सम के ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 1 + 2 के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको या तो एक्सटीरियर एंगल दिया होगा और दोनों में से एक इंटीरियर एंगल दिया होगा, एक पूछ लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, कोई भी मर्जी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना इंटीरियर एंगल्स का, वो हमेशा कितना होता है, हमारा 180 होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो एमसीक्यूज के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक इसके बेस पे है बेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं उनके बेस पे हम लोग ट्रायंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी का मतलब इक्वल ही है। तो यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है लेंथ के अंदर, उसे हम इक्विलेटरल कहते हैं। तो इसके अंदर हर एक एंगल जो होता है ना वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, ऐसे कोई ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो सकता है ये वाली और ये वाली इक्वल होती है। तो कोई भी दो साइड अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। और उसमें क्या होता है बच्चों, जो दोनों साइड्स इक्वल होते हैं ना इनके ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इस साइड का ऑपोजिट एंगल सी है, ये वाली लाइन का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला बी है। तो यहाँ पे बी और सी एंगल जो है ना वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्केलिन ट्रायंगल जो होती है, इसमें क्या होता है, जो एक ऐसी ट्रायंगल जिसका कुछ भी इक्वल नहीं है ना, तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों अलग अलग लेंथ की होगी, ठीक है। एंड इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगती है। इसके अंदर पहली बात तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें 3 चीजें बनती है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी साइड कौन सी है। तो हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जहां पे भी बच्चों आपको 90 डिग्री का इस तरीके से स्क्वायर एंगल अगर कहीं भी दिखाई दे वो 90 डिग्री का ही होता है। उसके सामने बिल्कुल सीधा आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो भी साइड आपको उसके सामने दिखेगी दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप किस साइड से ट्रायंगल को देख रहे हो। तो नीचे वाली चीज बेस बन जाएगी, दूसरा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम ऑपोजिट भी कर सकते थे। अगर हम ट्रायंगल को इस साइड से देखेंगे तो फिर ये ए बी बेस हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज चेंज होती रहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर है वो क्या है, अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसके अंदर आपको क्या परसेंटेज वगैरह निकालनी आते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू जो दे रखे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो जब भी आपको किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हमेशा उसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे हमने क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा था, अब 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मैंने बता ही दिया, जब भी किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना उसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे ऑपोजिट कर रहे हैं, परसेंटेज को डेसिमल में करना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप कि आपने चैप्टर में करे हैं।
उसके बाद प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो जिस चीज़ पे हम लोग क्या कोई चीज़ जिस प्राइस पे हम लोग कोई चीज़ को परचेज करें दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम लोग उसको सेल करें दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा क्या सेलिंग प्राइस जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस से क्या होता है ज़्यादा होता है, तब हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो उसको SP माइनस CP से निकालेंगे। लॉस को कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी निकालना हो तो हमेशा क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस के पीछे ही निकलेगा कि हमने उस चीज़ को कितने पे परचेज किया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। अगर लॉस है तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम ही है। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, और ये प्रॉफिट और लॉस क्या है CP के पीछे ही निकलते हैं, तो डिवाइडेड बाय होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने लिख दिया है कि CP अगर SP अगर CP से बड़ा तो अब हम कहते हैं कि प्रॉफिट है, अगर CP SP से बड़ा तो लॉस है, अगर इक्वल है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। इसके अलावा परसेंटेज इंक्रीज को कैसे निकालते हैं, तो जितना अमाउंट इंक्रीज जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग क्या है 100 से। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू क्या है टाइम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों में से क्या है, इन चारों चीज़ों में से आपको कोई 3 चीज़ों की वैल्यू दे देंगे और एक चीज़ की वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। टोटल अमाउंट निकालने को बोले तो हम लोग कैसे करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है रेशोज टू परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेशो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि कोई भी रेशो दे रखी है 5:4 है, अगर 5 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4, तो 5/9 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से लिख के याद करने पड़ेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया वो कैसे निकलता है बेस इंटू हाइट। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या होता है एक जो पैरेललोग्राम है उसको अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें ना तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनती है, तो यानी कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर मैं हाफ कर दूँ तो एक ट्राइंगल का निकल जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 से क्या करा हुआ है डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, ये सर्कल है, इसकी पूरी बाउंड्री ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसकी कितनी लेंथ है दैट इज द सर्कमफ्रेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। r क्या होता है रेडियस है, एंड जो हमारा पाई होता है उसकी फिक्स है वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। डी क्या होता है हमारा डायमीटर होता है, और जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है डबल होता है। ठीक है, उसके बाद सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद करनी है कि सर्कमफ्रेंस का और एरिया सर्कल का जो एरिया उसके क्या 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 फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद क्या है एक्सपोनेंट एंड पावर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसे कि हमारे पास अगर बेस क्या है सेम हो बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है बीच में डिवाइड का निशान है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर लगी है ब्रैकेट है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका ऑपोजिट है, अगर पावर सेम है बेस क्या है अलग अलग है बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो A×B, तो पावर को हम लोग क्या बाहर कॉमन लिख सकते हैं। अगर डिवाइड है तो A/B, फिर से बाहर पावर जो है वो क्या कॉमन आ जाएगी। और किसी की भी पावर यानी कि किसी का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है सिमेट्री वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको क्या है लाइंस ऑफ सिमेट्री पूछ लेते होते हैं। ठीक है, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, कोई भी आपको क्या है शेप दी हुई है कोई भी फिगर दी हुई है तो अगर आप उसके अंदर कोई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो और दोनों साइड क्या सेम पार्ट्स बनते हैं, सेम चीज़ बनेगी बिल्कुल। ठीक है, डिट्टो सेम चीज़ बने तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है 3 लाइंस होती हैं, स्क्वायर के लिए 4 लाइंस होती हैं, रेगुलर पेंटागन के लिए 5 लाइंस होती हैं, रेगुलर हेक्सागन के लिए 6 लाइंस होती हैं, सर्कल के लिए इनफाइनाइट लाइंस, आप जितनी मर्जी चाहो लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद क्या है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्या है कोई भी फिगर है अगर जब आप उसको क्या है 360 पूरा ऐसे रोटेट करते हो तो हर बार जब आपने उसको रोटेट करा तो कितनी बार वो सेम दिख रही है तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो ऑर्डर होता है वो 4 होता है क्योंकि उसको 90 डिग्री पे करेंगे तो भी वो सेम दिखेगा, 180 पे भी सेम होता है, 270 पे सेम होता है, 360 पे क्या होता है सेम होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर क्या होता है हमारा 3 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट जो चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो इसके अंदर क्या है फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं एंड कोई भी वर्टिसेस हमारा नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब उसकी एक क्या है साइड है क्यूब की तो उसका
3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, सिलेंडर का कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज थे। आई होप कि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने के लिए ये जो फॉर्मूलाज है काफ़ी काम आएंगे। और इस पीडीएफ का बच्चों जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो उनके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।